मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त की सैलरी जब 25,000 रुपये हुआ करती थी ना, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली के साकेत के एरिया में पीवीआर गोल्ड में सिनेमा दिखाने ले जाता था और एक सिनेमा पर वो 5,000 रुपये खर्च करता था। सोच के देखो, जिस आदमी की सैलरी 25,000 रुपये हो और वो 5,000 रुपये अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर रहा हो, उस आदमी को आप क्या कहोगे? बेवकूफ़। आने वाले टाइम में या अभी के टाइम पे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, क्या लगता है आपको? फटीचर होगा। पैसे क्या उसी टाइम पे इतना उड़ाता था तो उड़ाने के आदत से बर्बाद हो गया होगा। लेकिन आज के समय में वो करोड़पति है सर। हाँ जी। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हुआ, बताऊंगा। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, किसी निहत्थे आदमी को मारना युद्ध में सही है या गलत है? आप कहोगे गलत है, निहत्थे आदमी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण जब निहत्था था, अपने रथ को ठीक करने के लिए नीचे उतरा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसी वक्त बोला था इसको मार, यही समय है इसको मारने का। लेकिन अर्जुन ने हालांकि बोला भी था ये निहत्ता, भैया निहत्ता को कैसे मारते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे बेटे अभिमन्यु को इसने तब मारा था जब वो निहत्ता था। तो जिसने अधर्म किया हो उसे इस तरीके से मारना बिल्कुल पाप नहीं है। एक और चीज, क्या नियम तोड़ना पाप है? क्या नियम तोड़ना गलत है? कौन सा नियम? स्कूल का, कॉलेज का, कंपनी का, दुनियादारी का, घर का, बाहर का, कहीं का भी? आपको कि नहीं, नियम नहीं तोड़ना चाहिए। मैं बचपन से सिखाया गया, बिल्कुल नहीं, नियम तो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही महाभारत में अगेन नियम तोड़े थे। क्या नियम? भीम का बेटा घटोत्कच जो कि राक्षस था, रूल था महाभारत का, उसमें किसी राक्षस को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने ही उस राक्षस को बुलाया था कौरवों को मारने के लिए। कारण यह था कि दुर्योधन जो कि पांडवों को एक बार उस पांडवों पर उसने एक हमला कर दिया महाभारत में रात के समय। रूल यह भी है कि अंधेरा होने के बाद आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। वो भी बिना बताए दुर्योधन ने अंधेरा होने के बाद रात में जब पांडव सो रहे थे तब हमला किया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग ऐसे अधर्मी हैं उनके साथ अधर्म करना भी धर्म का काम है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं सर, जिंदगी में वो लोग जो बहुत ज़्यादा नियमों से बंधे होते हैं या कहावतों को फॉलो करते हैं। सर कोई भी नियम, कोई भी कहावत ना एक बाउंड्री तक सीमित होता है, उसको आप जिंदगी में हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से जैसे आज का टॉपिक है लोन एंड क्रेडिट कार्ड। सर आम आदमी के बारे में हमेशा ही कहा जाता है लोन से बच के रहो, क्रेडिट कार्ड से बच के रहो, फाड़ डालो, चीर डालो, फेंक डालो, क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर डालेगा। क्या ऐसा सच में है सर? आज के सेशन में मैं ये बात कर रहा हूं सर, लोन और क्रेडिट कार्ड की वजह से अमीर कैसे बना जा सकता है, वेल्दी कैसे बना जा सकता है। देखो सर ध्यान से समझिएगा, भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे लाइफ में भी जो समझाने वाला हूं। अगर आपसे मैं पूछूं, एक आदमी है जो 50 लाख रुपए का लोन लेता है 11% के इंटरेस्ट पर 20 सालों के लिए। ठीक है, 50 लाख का लोन लिया 11% के इंटरेस्ट पर 20 सालों के लिए। वहीं एक दूसरा आदमी है, वो 50 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करता है। लमसम आप समझते हैं, म्यूचुअल फंड लमसम में। वो भी 11% के रेट से उसको रिटर्न मिल रहा है और उसने भी 20 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया। आप मुझे बताओ, एक आदमी ने लोन लिया है, एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इसका रिटर्न उतना ही होगा जितना 20 साल बाद इसको टोटल देना पड़ेगा? मेरी बात समझ में आई ना सर? ये आदमी जब 20 साल बाद टोटल पैसा इंटरेस्ट सब मिला के जो बैंक को पे करेगा, क्योंकि इसने लोन लिया है और इस आदमी ने इंटरेस्ट दिया है, क्या दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम होगा? सर 10 में से 9 लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम होगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, समय सेम है, पैसा सेम है, तो रिटर्न भी तो सेम ही होगा ना? बिल्कुल नहीं। समझाता हूं, देखो सर, पर्सनल लोन कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। यहाँ पर 50 लाख इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। 50 लाख मैंने सेलेक्ट कर लिया, इधर 11% सेलेक्ट कर रखा है, उधर 20 सेलेक्ट कर रखा है और टोटल अमाउंट देखो सर 1,23,86,000, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने 50 लाख का लोन लिया है 11% के रेट से और 20 सालों के लिए, तो उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, रिटर्न करेगा वो 1,23,00,000, लगभग 1.25 करोड़ वो वापस करेगा। 50 लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन यही 50 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट करे हैं लमसम में, सेम 50 लाख सर 11% के रेट के हिसाब से सर 20 सालों के लिए, तो उसको 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सर। 4 करोड़, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ सेम सेम, ऐसा हो कैसे सकता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि 3 कॉन्सेप्ट अभी आपको समझना ज़रूरी है सर। समझिए सर, दरअसल जब हम लोन लेते हैं ना, वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर काम करता है। ठीक है,
एक और लोन होता है, वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर काम करता है। और जो हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में या एफडी में भी, सर वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काम करता है। इसीलिए इतना बड़ा फर्क आता है। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है सर? मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, मान लो, और 10% पे लिया, मान लेते हैं, तो 1 साल बाद वो 5 लाख रुपए तो नहीं रहेगा, मान लेते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मान लेते हैं अगले साल वो घट करके 4 लाख रुपए बचा, क्योंकि आपने 1 लाख 1 साल में पे कर दिया। तो अगले साल जो 4 लाख बचा है ना सर, और आपका जो 10% इंटरेस्ट लग रहा है, वो उस 4 लाख पर लगेगा, टोटल 5 लाख पर नहीं लगेगा। उसके और अगले साल सर जो मान लो 3 लाख रुपए बचा है, तो उसके अगले साल वो 3 लाख पे 10% इंटरेस्ट लगेगा। उसके अगले साल 2 लाख बचेगा घट करके, तो 2 लाख पर 10% लगेगा। इसको रिड्यूसिंग कहते हैं सर, अमाउंट घटता जा रहा है और उस पे इंटरेस्ट। ठीक है, जनरली लोन्स जो होता है वो रिड्यूसिंग ही होता है, मगर कुछ लोन फ्लैट भी होते हैं। आप जब भी लोन ले रहे हो, किसी भी टाइप का लोन, अपने बैंकर से जरूर पूछना कि वो रिड्यूसिंग है, फ्लैट है। फ्लैट हुआ तो फिर आप फंसे। फ्लैट में क्या होता है सर, जैसा नाम है फ्लैट, सर इस साल 5 लाख रुपए है, इस साल तो आपको 10% 5 लाख पर लगेगा। अगले साल जब 4 लाख रुपए बचेगा, उस पर भी आपको, सॉरी 4 लाख नहीं, उस टाइम भी आपको 5 लाख पर ही 10% लगेगा। उसके अगले साल जब 2 लाख या 3 लाख बचेगा, उस टाइम भी 5 लाख पर ही आपको लगेगा। जब 1 लाख बचेगा, उस टाइम भी 5 लाख पर ही लगेगा। ये होता है फ्लैट। इसीलिए आज के बाद बैंकर से पूछना जरूर लोन लेने से पहले, किस तरह का लोन है भैया, रिड्यूसिंग है, फ्लैट है। ठीक, कंपाउंडिंग ग्रोइंग होता है सर। ग्रोइंग कहने का मतलब, अभी अगर 5 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए मान लेते हैं, अभी अगर मान लो 1 लाख रुपए हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपए हो जाता है अगले साल बढ़ करके, और मेरे को 10% ही इंटरेस्ट मिलना है, मैं मान लेता हूं, तो अगले साल जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,10,000 पर 10% मिलेगा। और उसके अगले साल मैं मान लूं 1,20,000 मान लो मिल लेता है, और अगर उसके अगले साल 1,20,000 पर 10% लगेगा, और उसके अगले साल मैं मान लेता हूं 1.5 लाख हो गया, तो उसके अगले साल 1.5 लाख पर 10% मिलेगा। इसीलिए कंपाउंडिंग में अमाउंट बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमने जब लमसम इन्वेस्टमेंट आपको दिखाया तो वहां 4 करोड़ आया और लोन में सिर्फ 1.25 करोड़ आया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो फ्लैट कभी लेना नहीं है सर। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करें क्या सर, तो आपको शायद जवाब मिल गया होगा। देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर लोन लेकर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें क्या, म्यूचुअल फंड एसआईपी करें क्या। जवाब देता हूं, सुनिए। कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना सर लोन लेकर के। 20 साल 25 साल के लिए किधर हो कहीं भी इन्वेस्ट कर लिया आपने लोन लेकर के। प्रॉपर्टी की बात अलग है, घर की बात अलग है, वो बात अलग है। इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से, जैसे शेयर में आपने डाल दिया या प्रॉपर्टी भी लिया, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में आपको 20 साल बाद रिटर्न मिलेगा। जब आप उस चीज़ को बेचोगे, शेयर वगैरह बेचोगे, तब मिलेगा। बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा, बीच में ईएमआई जा रहा है, तो खामखा आपके लिए वो सिरदर्द बनेगा ईएमआई। लेकिन शॉर्ट टर्म में 2 साल 3 साल 1 साल 3 महीने 4 महीने, अब जैसे मान लो कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई आदमी है, उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास है और उसको बेचना है अर्जेंट। बहुत सारा होता है ना, एकदम नीड पड़ गया भाई, घर में जरूरत पड़ गया है, 1 करोड़ का सस्ते में निकला देंगे भाई, 60 लाख में दे देंगे, 70 लाख में दे देंगे, वैसा होता है ना, डेस्परेट डील इसको कहते हैं। और आपको पता चल गया कि भैया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख में मिल रही है, लेकिन 60 लाख आपके पास है नहीं। उस वक्त क्या करोगे? लोन ले लोगे खट से। लोन लेकर के 60 लाख रुपए पे करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली हमने। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी 60 लाख में लेकर के तुरंत आपका 1 करोड़ में बिक जाएगा। हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगे, लेकिन 1 करोड़ में ना आपको 90 में बेचना पड़े, लेकिन फिर भी तो 30 लाख का प्रॉफिट है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है लोन लेकर के। ठीक, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दीजिए यस, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऑलवेज, अभी जैसे हमने एक ऑफिस लिया, एक ऑफिस अपना खरीदा है, उसका 50% अमाउंट का मैंने लोन कराया है, और वो 50% अमाउंट को इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि मैं वन टाइम ट्रांसफर कैश में नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर मैंने लोन कराया है। वो जो लोन मैंने कराया है 9% के इंटरेस्ट रेट पर कराया है। अब आप सोच सकते हो, मान लो 50 लाख अमाउंट है सर, 50 लाख का अमाउंट अगर मैंने 9% पे इंटरेस्ट कराया है, तो 50 लाख मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा या अपने धंधे में लगाऊंगा या मेन काम जो मेरा उधर लगाऊंगा, तो मेरे को हो सकता है वो 50 लाख पर 15, 20, 30% रिटर्न मिले। लेकिन अगर
बैंक से मैंने लोन लिया है तो वहां तो मुझे 9% पे करना पड़ रहा है। सोच के देखो, वही अगर पूरा 50 लाख उठा करके मैंने बिल्डर को दे दिया होता, लोन ना लिया होता, तो 50 लाख तो ब्लॉक हो गया। बचा क्या मेरा? वो 9% जो मैं बैंक को देता वो बच गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ मेरा? जो मैं 15% अपने धंधे में 50 लाख लगा के कमाता, वो नुकसान है। तो धंधे वाला आदमी सर ऐसे सोचता है। अच्छा, आप कहोगे सर हमारा कोई धंधा नहीं, हम तो नौकरी चाकरी करते हैं, हमारा कैसे होगा? तो सर ऐसे होगा कि मान लो 50 लाख रुपए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कोई भी चीज़ लोन लेकर के मत करो, कैश में खरीदो, कैश में दो, पहले पैसा जमा करो फिर घर खरीदो, पहले पैसा जमा करो फिर ज़मीन खरीदो। गलत फंडा है सर। ठीक है, पहले पैसा आपने जमा भी कर लिया, मान लो 50 लाख रुपए जमा भी कर लिया, फिर भी मैं कहूँगा 50 लाख उठा करके किसी को मत दो। या अमीर लोग देखते होंगे जब गाड़ी खरीदते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की, बिलियनियर्स हैं वो, लेकिन फिर भी वो लोन लेकर के 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे। चाहे 50 लाख की गाड़ी खरीदनी हो, लेकिन वो लोन लेके खरीदेंगे। औकात उनकी करोड़ों की है, लेकिन 50 लाख के लिए लोन लेंगे वो। क्यों सर? क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी के लिए लोन मेरा भले ही, ये क्या आ गया, गाड़ी के लिए लोन में भले ही मैं 10%, 12%, 13% दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने धंधे में तो 20-20% कमाऊंगा, इसलिए वो लोन लेते हैं। तो कभी भी जब आपके पास बड़ा अमाउंट है तो किसी को दे मत दो, ना बिल्डर को, या कोई गाड़ी खरीदने में, या जमीन खरीदने में। कोशिश करो आप कितना चंक में उसको दे सकते हो, और इसका बेस्ट वे है सर बैंक से लोन। बैंक से लोन लो, चंक में दो, 8%, 9%, 10% पे लोन मिलेगा आपको। और किसी दूसरी ऐसी जगह डाल सकते हो, अगर आप जॉब वॉब में हो तो लमसम एक अच्छा तरीका है। लमसम में जैसे आप देखो कि इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, भारत के इंडेक्स में, हम कई सेशन में बात कर चुके हैं, 20 साल 21 साल का डेटा अगर देखा जाए तो हमारे को कितना रिटर्न मिला है सर? 15% से ऊपर का रिटर्न तो मिला है। तो लॉन्ग टर्म में हम 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है सर कम से कम 10 साल से ऊपर। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, बट ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी जांच परख सूझबूझ के साथ करना। ऐसा ना, अगर हम लोन लेकर के भैया लमसम में डाल दिए, ऐसा नहीं। तो लोन का गणित अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, सर यही कारण है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। एक मिडिल क्लास अपनी लाइफस्टाइल की लग्जरी को पूरा करने के लिए लोन लेता है, लेकिन एक रिच क्लास, अमीर क्लास अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। यही कारण है कि बिजनेस बड़ा करते 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 लोन लेकर के अमीर होता जाता है, ये लोन लेकर के सड़ते चले जाते हैं, गरीब होते चले जाते हैं, जाल में फंसते चले जाते हैं। इनका पारा गिरता चला जाता है, उनका ग्राफ बढ़ता चला जाता है।